हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आ चुकी है आप लोगों के लिए शादी पनिशमेंट का न्यू एपिसोड। तो चलिए बिना किसी देरी के से शुरू करते हैं। और हाँ, आई एम सो 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 सॉरी। पहले वीडियो में मैंने ये सब कुछ नहीं बोला बिकॉज मुझे पता था आप सब कितना ज़्यादा गुस्सा होंगे और सॉरी कहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या करूँ यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बोलने की कोशिश की लेकिन मेरे से अच्छी कहानी बोली नहीं गई। तो बस इस वजह से मैंने सोचा कि आप लोग को कुछ बेकार सा कंटेंट नहीं दे सकती, तो थोड़ा सा जो क्वालिटी कंटेंट होता है उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है। आई नो कि आप लोग बहुत ज़्यादा एडजस्ट करते हो मेरी वजह से, तो उसके लिए फिर से सो सॉरी। तो चलिए आप शुरू करते हैं प्यारी सी कहानी को। इस वक्त अर्जुन के दिमाग में यही चल रहा था कि कृष कैसे हैंडल कर पा रहा होगा अकेले मल्होत्रा एंटरप्राइजेस को। और थोड़े बहुत काम तो उसे फैशन एंड द सिटी में भी देखने थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर कृष कितने मज़े में है। आज कृष कुछ ज़्यादा ही तैयार होकर के ऑफिस के अंदर आया था। मल्होत्रा एंटरप्राइजेस में तो वो छाया हुआ था, लेकिन आजकल उसके कदम कुछ ज़्यादा ही फैशन एंड द सिटी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो बार बार अपनी कंपनी में आता, जल्दी जल्दी काम खत्म करके दोबारा से फैशन एंड द सिटी में भाग जाता। वहाँ के एचआर और मैनेजर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे कृष को बार बार यहाँ देखकर, क्योंकि कृष के अंडर में ही सब लोग थे और कृष के आगे सब लोग झुका करते थे, क्योंकि सबको पता था कि वो अंश के बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है, या यूँ कह ले कि अंश का राइट हैंड है। अर्जुन से भी कृष की कितनी बनती है ये बात भी ऑफिस के हर एक इंसान जानते थे। लेकिन इस वक्त कृष की नज़र सिर्फ एक लड़की को ढूंढ रही थी, और वहीं जैसे ही नजर आती है उसे वेदिका। वो भागकर उसी के डेस्क के सामने खड़े होकर पूछता है, कोई प्रॉब्लम? वेदिका पहले से इतना ज़्यादा घबराई हुई थी। वो इस वक्त अपने हाथ में एक फ़ोटो को लेकर देख रही थी, जिसे वो झट से बंद करते हुए अपने फाइल के अंदर डालती और उसे साइड में करते हुए खड़े होकर पूछती है, गुड मॉर्निंग सर, आप यहाँ पर? वहीं कृष अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, तुम ये क्वेश्चन मुझसे 3 बार कर चुकी, क्योंकि मैं 3 बार तुम्हारे सामने आ चुका हूँ। तुम्हारे पास कुछ और नहीं है मुझसे पूछने के लिए? कृष की बात सुन करके धीरे से वेदिका जो हंसते हुए कहती है, हाँ नहीं, मतलब आप दोबारा से, मतलब 4th टाइम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कृष जो वेदिका की तरफ हल्का सा झुक कर कहता है, पहले तो मुझे ये आप सर कहना बंद करो। लाइक वी आर काइंड ऑफ कलीग, ओके? और तुम यहाँ पर डेस्क पर तब तक हो जब तक अर्जुन सर नहीं आ जाते। मैं चाहता हूँ कि तुम ऑफिस के माहौल को समझ लो, वरना तुम अकेले कैबिन में बोर हो जाओगी, है ना? वेदिका ये सुनकर कहती है, हाँ हाँ बात सही है, मैं बोर हो जाती और फिर मुझे डर भी लगता। डायरेक्टली इतना ऊपर वाला पोस्ट, तो अच्छा होगा मैं 2-3 दिन इस तरह काम कर लूँ। क्रिश जो अपने हाथों को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए कहता है, से मैं अंश सर का असिस्टेंट हूँ और मैं उनको 2 साल से असिस्ट कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी है मेरी। तो अगर तुम कुछ सीखना चाहो मुझसे तो मतलब चल सकती हो मेरे साथ। वेदिका जो तुरंत ही अपने सिर को ना मिलाकर कहती है, नहीं नहीं, मैनेजर डांटेंगे मुझे, मैं ऐसे। लेकिन तभी क्रिश हंसते हुए कहता है, मैनेजर? मैनेजर कौन है? अरे वो मेरा चेला है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं देख लूँगा सबको। तुम आओ चलते हैं कॉफ़ी पीने। वैसे भी काफ़ी टाइम से तुम ऐसे ही अपने सिर झुका कर बैठी हुई हो, जैसे तुम कभी परेशानी में हो। वेदिका ये सुनते ही जल्दी जल्दी अपने सिर को ना मिलाकर कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं किसी परेशानी में कहाँ हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर चलो, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए तुम्हें। कृष ये बोल करके अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया था। अब वेदिका को ज़बरदस्ती कृष की बात मानते हुए उसके साथ जाना ही पड़ता है। वेदिका जो कि इस वक्त कृष के सामने बैठी हुई थी, इस वक्त कृष के कैबिन में, जहाँ पर इस वक्त कोई भी नहीं था, और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी। उसके नील्स जो कि आपस में बार बार लड़ रहे थे, जिसे देख करके कृष हल्का सा उसे झाँक कर कहता है, क्या हो, क्या कर रही हो? वेदिका धीरे से पूछती है, आप मुझसे इस तरह क्यों बात कर रहे हैं? मतलब आपको मेरे बारे में, मतलब मेरा नाम वेदिका कुमारी है और कुछ नहीं। आपको कुछ और तो नहीं पता मेरे बारे में ना? उसको इस तरह से बातें करता सुन करके कृष को थोड़ा सा अजीब लगता तो है, लेकिन फिर उसकी खूबसूरती में वो गुम होते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारे बारे में कुछ और पता चलने वाली बात है जो मुझे पता चलनी चाहिए। उसकी बातों में भी थोड़ी थोड़ी फ्लर्टिंग नजर आ रही थी वेदिका को, लेकिन फिर वो इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए कहती है, अब देखिए वो बात ऐसी है ना। और वो जल्दी से खड़े होकर कहती है, मैं यहाँ नौकरी करने के लिए बहुत मुश्किल से आई हूँ। मेरे जो भाई हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और अगर उन्हें पता चला कि आप मेरे साथ इस तरह फ्लर्ट कर रहे हैं तो। तभी कृष्ण कहता है, अरे मैं तुम्हें फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम मुझे ना एरा गिरा न तो कह रहा, वो आवारा टाइप आशिक मत समझना। मैं तो जनरली तुमसे बात करना चाहता हूँ, और अच्छी बात है कि तुमने इतना जल्दी मुझे समझ भी लिया। तो ये सुनते वेदिका जो 2 कदम पीछे होते हुए कहती है, आपको मरना है क्या? ये सुनकर ये कृष्ण डरते हुए कहता है, क्या मतलब, क्यों ऐसे क्यों बोल रही हो?
वो झटके से जैसे अभी उठा था, उसकी टेबल से कुछ चीज़ें नीचे की तरफ गिर गई थी। वो थोड़ा सा घबरा गया था मरने के नाम पर। तभी वेदिका जो समझाती है, देखिए सर, आपने मेरे लिए बहुत बड़ा फेवर किया है मुझे जॉब दिलवाकर। हाँ, वो मैं खुद से ही ली हूँ, मुझे पता है, लेकिन आपने कम से कम मुझे मौका तो दिया कि मैं एचआर से जाकर मिल सकूँ बिना किसी अपॉइंटमेंट के। बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए सर। वो क्या है ना कि मुझे जल्द से जल्द जॉब की ज़रूरत थी, और अगर मेरे भाई को पता चलेगा ना कि मैं यहाँ पर आपके साथ बैठी हुई हूँ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर। ये सुनकर कृष्ण कहता है, क्यों? तुम अंश सर की बहन तो नहीं हो ना? नहीं नहीं, उनकी बहन तो नहीं हो सकती। उनकी बहन और अर्जुन सर की बहन। तभी वेदिका जो कहती है, मैं जिसकी बहन हूँ ना, आपको नहीं पता है। और अंश सर भी मेरे भाई जैसे ही हैं, पर मैं उनसे उतना मिली नहीं हूँ। अर्जुन सर को तो मैं जानती भी नहीं हूँ। और प्लीज़ आप ये सब मत पूछिए कि मैं किसकी बहन हूँ, बस आप प्लीज़ मुझसे दूर रहिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको मारा जाए। ये बोल कर के वो जल्दी से केबिन से बाहर की तरफ निकल गई थी। बेचारा क्रिश अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, ये मुझे सब लोग मारने काटने वाले क्यों मिलते हैं? कोई नॉर्मल लोग क्यों नहीं मिलते भगवान? एक तरफ अंश सर है, दूसरी तरफ अर्जुन सर, और तीसरी तरफ ये लड़की भी। इसका भाई कौन हो सकता है? अरे जो भी हो, मैं भी तो क्रिश हूँ, कोई मामूली इंसान थोड़ी ना हूँ। क्रिश देशमुख नाम है मेरा। अंश सर का असिस्टेंट हूँ, मुझे डरना नहीं चाहिए किसी से। मेरे पास सेफ्टी गन भी तो रहती है। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं परेशान हो गया था वेदिका की बातें सुन करके। वहीं वेदिका जो जल्दी जल्दी दोबारा से अपनी कंपनी के अंदर भागते हुए कहती है, अगर भाई को पता चला कि मैं यहाँ झूठ बोल करके, और अगर पता चला कि कोई लड़का मुझसे बात करने की, हे भगवान प्लीज़, वो लड़का बहुत मासूम है, उसे संभाल कर रखिएगा। वेदिका ने यह क्रिश के बारे में भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ अब लंच का वक्त हो रहा था। अंश जो कि अर्जुन से अभी फ़ोन पर बात करते हुए आकर की डाइनिंग हॉल में बैठ चुके थे, और साथ ही उन्होंने अनु से कहा था, तुम जाओ देख लो उसे। अनु जो समारा को लेने के लिए अंदर तो जाती है, लेकिन समारा तो बस चुपचाप एक जगह पर शांति से बैठी हुई थी। साथ ही उसने अपने घुटनों पर अपने सिर को टिकाया हुआ था। उसे इस तरह परेशान देखकर के अनु धीरे से उसके जैसे कंधे पर हाथ रखी थी, वो झटके से खड़े होकर कहती है, हाँ। उसको इस तरह घबराता हुआ देखकर अनु जो उसको जोर से गले लगाकर पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? हाँ। और जैसे उसने प्यार से अपने हाथों को समारा के गाल पर रखा था, समारा जो झटके से नीचे की तरफ देखकर कहती है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं सच में अनु ऐसी नहीं हूँ, पता नहीं मैं कैसे ये सब। तभी अनु जो उसके आंसुओं को पोंछ कर कहती है, क्या हो गया है तुम्हें, और ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? चलो बाहर खाना खाते हैं। पता है, भाई ने तुम्हारी वजह से सारी इंडियन डिशेस ऑर्डर की हैं। वैसे तो मुझे इंडियंस पसंद नहीं है, लेकिन अब तुम्हारी मर्जी है तो फिर ठीक है, आज सब तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे, चलो। और अब समारा अनु के ज़बरदस्ती पर आ चुकी थी सबके साथ बैठकर खाने के लिए। वो आकर के अंश के बगल में ही बैठती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 ही कुर्सी रखी हुई थी। एक तरफ अर्जुन और अनु और दूसरी तरफ समारा और अंश। समारा जो सब परेशान थी, लेकिन वो इस बात से परेशान नहीं थी जो भी कुछ अंश ने उसके साथ किया था, बल्कि इस बात से परेशान थी कि आखिर उसे इन सारी चीज़ों में मज़ा कैसे आ गया। इन्हीं सारे ख्यालों में डूबे हुए जैसे ही अभी वो अंश की तरफ हल्का सा मुड़ी थी, अंश का हाथ जो कि उसके थाई पर धीरे धीरे टच होने लगा था। अभी अपने हाथ को नैपकिन से क्लीन करते हुए जैसे ही पूरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाई थी, अंश के इस एक्शन से उसके पूरे शरीर में दोबारा से कंपन हो गई थी, और वह झटके से सांस लेते हुए अंश की तरफ देखकर पूछती है, क्या है? उसके इस तरह की गहरी सांस से ही अंश एक गहरी सांस भरते हुए अपनी धीरे से आंखों को बंद करते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ठीक हो तुम? अंश जो कि बिल्कुल अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे थे, जैसे उन्हें तो समारा की हालत के बारे में कुछ पता ही ना हो। समारा धीरे से उस तरफ देखती है जिस तरफ अंश का हाथ रखा हुआ था, जहाँ अंश प्यार से उसके थाई को धीरे धीरे रब कर रहे थे। समारा धीरे से अपने चेहरे को नाम मिलाकर कहती है, हाथ हटाइए। उसने बिना कुछ सोचे समझे बोल दिया था कि उसके सामने भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। तो अर्जुन धीरे से अपने गले को क्लियर करते हुए कहते हैं, अंश। लेकिन अंश तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। तभी अर्जुन जो थोड़ा तेज आवाज में कहते हैं, अंश, मुझे वो छोले वाली बॉल पास करना। अर्जुन के इस बात से अंश थोड़ा इरिटेट होकर उन्हें घूरते हुए कहते हैं, बॉल चाहिए तुझे तो खुद उठ करके जाकर ले ले, बकवास मत कर। और तुझे इन सबसे क्या कि मैं खाना खाऊं या अपनी बीवी को खाऊं?
अंश का ध्यान अपने लंच करने से ज़्यादा इस वक्त समायरा को परेशान करने में था। जो भी कांड उन्होंने किया था इन 2 दिनों में, समायरा उससे बहुत ही ज़्यादा तंग आ चुकी थी और उसकी तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जाकर के अंश की तरफ एक बार भी देख सके। बस वो बार बार अंश को अवॉइड करने की कोशिश में लगी हुई थी। अर्जुन जो अंश से कहते हैं, अंश बेटा, अंश अपने खाने पर ध्यान दीजिए और दूसरों को भी खाना खाने दीजिए। दूसरों से मतलब उनका समायरा से था। अंश जो अर्जुन को घूरते हुए कहते हैं, तुम अपने काम पर फोकस करो, मेरे काम में ज़्यादा टांग अड़ाओगे ना तो टांग तोड़ दूंगा तुम्हारी। ये सुनते ही अर्जुन जो अपने काम पर फोकस करने लगते हैं जैसा कि अंश ने कहा था, लेकिन जैसे ही वो अपने काम पर फोकस करना शुरू करते अंश का ध्यान अर्जुन की तरफ जाता है और वह काफ़ी ज़ोर से टेबल पर मारते हुए कहते हैं, खाना खाओ और उसको भी खाने दो। ये सुनकर अर्जुन जो हंसते हुए कहते हैं, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, खाना खाओ और उसको भी खाने दो। अर्जुन अंश के कहने पर अनु से चिपकना शुरू कर देते जैसे कि अंश कर रहे थे, लेकिन अब अंश को तो ये सब बर्दाश्त होता नहीं, जिससे वो भी चुपचाप मुंह बना करके खाना खाने लगते हैं। दूसरी तरफ से तुषार का कॉल जो कि अंश के फ़ोन पर आने लगा था। पहली बार में तो उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया था, लेकिन बार बार कॉल आने पर उन्हें फ़ोन को पिक करना पड़ता है। तुषार का नाम देख करके वो बिना देरी के तुरंत ही उस जगह से उठ चुके थे, क्योंकि अगर तुषार का कॉल इस तरह बार बार आ रहा है तो वहाँ पर मैटर ज़रूर कुछ बिगड़ गया है। जैसे ही वो खड़े होकर के थोड़े कॉर्नर में जाकर बात करना शुरू करते हैं, अर्जुन का भी ध्यान बार बार उसी तरफ जाकर अटक जा रहा था। अंश काफ़ी आराम से पूछते हैं, क्या बात है? दूसरी तरफ से तुषार जो थोड़ा डरते हुए कहता है, सर कुछ तो प्रॉब्लम है आपके मेंशन में। मैं बता रहा हूँ, सबका ध्यान सिर्फ एक जगह पर अटका हुआ है, स्पेशली आपके दादाजी यानी कि जयचंद्र मल्होत्रा और आपके डैड शेखर मल्होत्रा। अंश मुट्ठी कसते हुए कहते हैं, तुषार मॉम ठीक है ना? तुषार ने इस बात पर बस हाँ में जवाब दिया था, लेकिन फिर वो आगे कहता है, सर पर कुछ तो है, आपको बाहर भेजने का मतलब वहाँ पर सर मुझे लगता है ना कि आपके गार्डन में कुछ प्रॉब्लम है। ये सुनकर अंश कहते हैं, क्या मतलब है? वहीं तुषार जो इस वक्त स्क्रीन की तरफ बहुत ही ध्यान से देख रहा और कहता है, बार बार हैरिश भी वहाँ जाकर के कुछ अजीब सा रिएक्ट कर रहा है, और साथ ही उन लोगों की गॉसिपिंग में भी ये पता चला है कि कुछ हटाने की बात की जा रही थी आपके डैड और आपके दादाजी के बीच। ये बात शायद आपकी दादी को पता है, लेकिन आपकी मॉम को इसका ज़रा भी आइडिया नहीं है। ये सुनकर अंश कहते हैं, गार्डन में क्या हो सकता है? तो तुम्हें इतना ही पता चला? तुषार कहता है, सर इसके अलावा और कोई भी ऐसी गॉसिपिंग नहीं की जा रही है जो आपके खिलाफ या फिर आपसे रिलेटेड हो। वो लोग बातें तो कर रहे हैं आपके बारे में, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। मगर इस बात को लेकर वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। गार्डन में कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अगर आपको पता चलेगा तो बहुत मामला बिगड़ सकता है। अब इसके आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। जब पूछते हैं, और गार्डन में कोई कैमरा? तुषार कहता है, सर यही तो प्रॉब्लम है, गार्डन साइड में तो कोई कैमरा भी नहीं है। अंशु काफ़ी ज़ोर से चिल्ला करके अपने पंच को बना करके दीवार पर मारते हुए कहते हैं, शिट डैम इट, इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है क्रिश? मैंने उससे कहा था कि मेंशन के कोने कोने में कैमरा लग जाना चाहिए। ओह गॉड, क्या हो सकता है गार्डन में? अंश को इतना तेज चिल्लाता सुनकर के सबकी नज़र जाकर उसी तरफ ठहर गई थी। समारा तो अपनी जगह से कांपते हुए खड़ी तक हो जाती है। वहीं अनु भी समझ नहीं पाती कि आखिर अचानक से हो क्या गया है भाई को। तभी अर्जुन जो कि धीरे से खड़े होते हैं और समारा और अनु की तरफ देख करके धीरे से बस अपनी पलकें झपका लिए थे, जैसे वो उन दोनों को तसल्ली दे रहे हों कि वो सब कुछ हैंडल कर लेंगे। वो जाकर के अंश के ठीक पीछे खड़े होकर के धीरे से उनके कंधे पर टैप किए थे। अब तक अंश ने फ़ोन भी कट कर दिया था और वो पीछे मुड़कर जैसे अर्जुन की तरफ देखे थे। वो अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन उनका गुस्सा एक बार अगर ट्रिगर हो गया तो कंट्रोल होने का नाम नहीं लेता था। और स्पेशली अगर गुस्सा जयचंद और शेखर पर आया हो तो भले ही उनके अपने डैड और उनके अपने ग्रैंडपा थे, लेकिन इन्हीं दोनों शख्स से अंश को बचपन से ही नफरत होती थी। अर्जुन जो कि अंश के चेहरे को देखकर समझ गए थे कि वाकई बात कुछ बड़ी है, लेकिन अंश को तो खुद नहीं पता था कि आखिर उनके अपने ही घर वाले उनसे ऐसी कौन सी राज की बात छुपाए जा रहे हैं, और वो भी गार्डन में। अर्जुन धीरे से अंश के कंधे पर हाथ टैप करते हुए कहते हैं, अंश क्या हो गया? अभी तक तो हम ट्रिप से बाहर भी नहीं निकले, कम से कम यहाँ तो रिलैक्स हो जा। तभी अंश अर्जुन की तरफ घूरते हुए उनके काफ़ी करीब आकर के उनके चेहरे के ठीक सामने पहुँचते हुए कहते हैं, मैं चैन से रहूँ, मेरे घर वालों को बर्दाश्त कहाँ होता है।
मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है ना तो उन लोग की फटने लगती है, मौत आने लगती है उन लोगों को। पता नहीं अब क्या नया नाटक कर रहे हैं ये लोग। और गार्डन में ऐसी कौन सी चीज़ छुपा सकते हैं? अंश की ये बात सुन करके अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछते हैं, क्या गार्डन में मतलब? अंश भी इस बात पर अपने सिर को ना मिलाकर फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं, मुझे खुद नहीं पता है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। और गार्डन में ऐसी कौन सी चीज़ छुपा रहे हैं जो मुझे नहीं पता चलनी चाहिए। खैर, हम निकलते हैं यहाँ से। पायलट को बोलो कि रेडी हो जाए। अर्जुन अपनी वॉच में टाइम देखकर कहते हैं, पर अभी तो सिर्फ 12:30 बजे हैं, हम तो शाम को निकलने वाले थे ना। अर्जुन काफ़ी जल्दी में अपने शर्ट के स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए अपने कमरे की तरफ जाते हुए कहते हैं, बहुत हो गई मौज मस्ती, नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक इन रियलिटी। रियलिटी, उससे तो जितना दूर है उतना अच्छा होगा अंश, क्योंकि अगर तुझे पता चला ना कि तेरी बहन, बट गार्डन में क्या हो सकता है? अर्जुन भी ये सोच सोच करके आकर के डाइनिंग चेयर पर बैठ गए थे। समायरा जो इस वक्त अंश को इतने गुस्से में देख करके इतना तो समझ चुकी थी कि अगर वो रूम में जाएगी तो उसकी तो बिल्कुल भी खैर नहीं। वो चुपचाप अनु के बगल में खड़ी रहती है। तभी अंश की काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है, समायरा कमरे के अंदर आओ। उनकी ये तेज़ आवाज़ सुन करके समायरा मुंह बनाकर अनु की तरफ देख कर कहती है, मुझे नहीं जाना अकेले, ये पता नहीं क्या करेंगे, मैं नहीं चाहूँगी। अर्जुन जो धीरे से समायरा को समझाते हुए कहते हैं, कुछ नहीं, बस वो पैकिंग करने के लिए कहेगा, मैक्स टू मैक्स जा कर के देख लो, वरना ज़्यादा गुस्सा हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे ऊपर ज़्यादा गुस्सा नहीं करेगा। समायरा जो राम राम करते करते अब जा कर के कमरे के ठीक सामने खड़ी होती और धीरे से दरवाजे को खोलते हुए कहती है, हाँ। अंश उसको इस तरह से बाहर से ही आवाज़ लगाता हुआ सुनकर कहते हैं, तुम क्या कोई स्टाफ मेंबर हो यहाँ की? अंदर आओ। समायरा जो बेचारा सा मुंह बना करके कमरे के अंदर पहुंचती है, वहीं अंश काफ़ी जल्दी जल्दी में रेडी हो रहे थे और साथ ही उन्होंने अपने पायलट को और साथ ही क्रिश को कॉन्फ्रेंस पर कॉल लगा दिया था। क्रिश इस वक्त काफ़ी मस्ती से वेदिका के बारे में सोचा जा रहा था और इस वक्त उसको ज़रा भी ख्याल नहीं था, न वक्त का न किसी और चीज़ का। वो अपने मन में धीरे धीरे कहता है, ऐसा लगता है जब प्यार होता है, शायद ऐसा ही लगता होगा। फ़ोन के बार बार रिंग होने की वजह से वो एकदम से अपने कॉन्शियस में आकर कहता है, एक तो मेरी ज़िंदगी में ये फ़ोन हमेशा आ जाता है, किसी दिन इससे भी। लेकिन जैसे ही उसने फ़ोन के स्क्रीन की तरफ देखा था, उस नाम को पढ़ करके वो अपने होश में वापस आते हुए जल्दी से फ़ोन को कान पर लगा कर कहता है, गुड आफ्टरनून सर। फ़ोन उठते ही अंश जो थोड़े टॉन्ट भरे लहजे में पूछते हैं, क्या चल रहा उधर क्रिश? उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट लहजे में पूछा था, लेकिन आजकल क्रिश को कहाँ कुछ स्ट्रिक्ट लगता था। वो अंश के ऐसे स्ट्रिक्ट बातों को सुनने के बावजूद भी बड़े प्यार से कहता है, बस सर अब क्या ही बताऊँ क्या चल रहा है। और धीरे से अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहता है, बस हर जगह खुशनुमा सा मौसम है, हल्का हल्का बादल छाया है, बारिश कभी भी हो सकती है और दिल बहुत ही घबराया हुआ। तभी अंश काफ़ी ज़ोर से उसके कान के पास चिल्लाते हुए कहते हैं, क्रिश, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैंने तुम्हें मैसेज किया, कुछ चेक करो और तुरंत ही पायलट से कनेक्ट करो। ऐसी तेज़ आवाज़ सुन करके क्रिश जो बिल्कुल से रोने जैसा मुंह बनाकर कहता है, हाँ सर, करता हूँ सर, करता हूँ। और फिर वो जल्दी से फ़ोन को रख करके उनके व्हाट्सएप मैसेज को चेक करता है, जिसमें उनके बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। क्रिश जो परेशान होकर कहता है, सर तो कल आने वाले थे ना, इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं? अब मैं वेदू से कैसे मिलूँगा? लेकिन फिर उसे अपने सामने दिख रहे मैसेज का याद आता है और वो जल्दी से पायलट के साथ कनेक्ट कर चुका था और वो तुरंत ही पायलट के साथ कांटेक्ट करता है। वहीं अंदर बैठी समायरा जो कि अंश को यही सब हरकत करता हुआ देखकर काफ़ी परेशान हुए जा रही थी। तभी अंश जो पीछे समायरा की तरफ मुड़कर कहते हैं, तुम कैसे ही स्टैचू बनी रहोगी? समायरा जो हल्का सा सिर झुकाकर पूछती है, हाँ क्या करना है? अंश 2-3 कदम आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या कर सकती है इस वक्त, तैयार हो जा, चल रहा ना? समायरा जल्दी जल्दी कहती है, हाँ मैं तैयार होती हूँ। क्रिश जो कि अपने काम को करने के बाद फाइनली अब उन लोग के पायलट से बात करके प्राइवेट जेट को उन लोगों के लिए तैयार करवा चुका था, जो कि अब अंश और अर्जुन के साथ अनु और समायरा को इंडिया वापस लाने के लिए तैयार हो रहे थे।
लेकिन अभी भी क्रिश के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि अचानक से अंश का मूड इतना ख़राब कैसे हो गया, क्योंकि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। और वो परेशान होकर के इस बारे में जानने के लिए तुरंत ही तुषार के पास मैसेज करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ से तुषार ने उसे कॉल कर दिया था। क्रिश काफ़ी घबराते हुए पूछता है, ये सर का मूड अचानक से ख़राब कैसे हो गया? मेरे से बिना बात किए, वो भी ऐसा कौन सी चीज़ हो गई जो उनको पता चल गई और मुझे नहीं पता चली? तुषार जो कहता है, तुम्हारा ध्यान आजकल काम पर रही कहाँ रहा है, बता दिया उन्हें। तुषार काफ़ी स्ट्रिक्ट हुआ करता था। उसकी बात सुनते ही क्रिश जो कहता है, ओह चमचे, चुप कर, मैं असिस्टेंट हूँ सर का, और मैं ऑफिशियल असिस्टेंट हूँ। तू तो इधर उधर के काम करता है, मार काट करना कोई काम नहीं होता, ठीक है? ऑफिशियल वर्कर मैं हूँ, और डिग्री वाले को तो इस तरह से बोल रहा है। काम पर ध्यान नहीं है मेरा, अगर मेरा काम पर ध्यान नहीं होता ना तो बिजनेस डूब जाता अभी तक। हाँ अब बता, और सही से। तुषार जो कहता है, क्या बताऊँ? सर ने पूछा तो मैंने बता दिया कि तुमने गार्डन एरिया में कैमरा नहीं लगाया, और उनके घर पर इसी तरह की कुछ बातें चल रही थी। अब सर खुद ही आ रहे हैं चेक करने के लिए कि उनके घर पर चल क्या रहा है। ये सुनते क्रिश जो कहता है, क्या गार्डन में कैमरा कौन लगाता है भाई? और गार्डन में कैमरा लगाकर मैं करता क्या उनको फूल दिखाता मैं बैठ करके? क्योंकि पब्लिक तो अंदर रहती है ना, और सर को अपने लोगों पर ध्यान रखना था, स्पेशली अपनी मॉम पर। और वैसे तो उनकी मॉम का काम अर्जुन सर ने कर दिया है, क्योंकि शालिनी आंटी तो उस घर में रह ही नहीं रही हैं कुछ दिनों से, जब से वो लोग बाहर गए। तो फिर सर को कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ पर। तुषार जो कहता है, तुम पागल हो क्या? मुझे माफ़ करना, मुझे सर से तुमसे बात करने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन वाकई सर ने ये जानने की कोशिश करने के लिए अपने ट्रिप को प्लान किया था कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं सर के पीठ पीछे। और उन लोग की बातों में हर बार मैंने एक चीज़ कॉमन सुनी, और वो ये है कि गार्डन में ऐसा कुछ तो है जो कि अगर सर को पता चला तो उन लोगों के लिए ख़तरा बन सकता है। बस यही बात मैंने सर को बता दी, और मैं चाहता था उनको इस बारे में जल्द से जल्द पता चले, क्योंकि ये काम वो लोग आज रात ही करने वाले हैं। कोई तो ऐसी चीज़ है जो वो गार्डन से हटा करके कहीं और शिफ्ट करने वाले हैं। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि सर उसी वक्त पहुँचे और सारा खुलासा तभी हो। क्रिश जो धड़ाम से चेयर पर बैठते हुए कहता है, अरे यार, पता नहीं अब क्या होगा आज। कहीं आज किसी की मौत तो नहीं लिखी है ना? मैं थोड़ा सा खुश क्या होता हूँ, जीवन में मेरे कोई ऐसा भूचाल आ जाता है। भगवान, क्यों होता है मेरी लाइफ में ऐसा? क्या मैं नॉर्मल ज़िंदगी डिजर्व नहीं करता? दूसरी तरफ से तुषार जो कहता है, तुम अंश सर के असिस्टेंट हो, नॉर्मल लाइफ के बारे में सोचना भी पाप है तुम्हारे लिए। फ़ोन रख रहा हूँ मैं। सामने खड़े प्राइवेट जेट को देखकर समायरा जो रोंदू सी शक्ल बना ली थी, क्योंकि उसे कितना डर लगता था प्राइवेट जेट पर, ये उसने एक बार और एहसास कर लिया था। और बचपन के सारे वो डरावनी से मेमोरीज उसे याद आने लगती हैं। बचपन में एक बार प्लेन में जाते वक्त उसके प्लेन में काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस आ गई थी, और इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रोना शुरू कर दी थी। उसके मॉम डैड उसको बार बार संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बचपन का ट्रॉमा जो उसे अब परेशान करना शुरू कर देता है, और वो तुरंत ही अनु का हाथ पकड़ते हुए जल्दी जल्दी अपने सिर को नाम हिलाकर कहती है, मैं नहीं जाऊँगी इस पर, मुझे नहीं जाना, मैं हवा में नहीं उड़ना चाहती, प्लीज़। वो अनु के हाथ को इस तरह से पकड़ी हुई थी कि बस वो ना खुद जाएगी और ना ही अनु को जाने देगी। अर्जुन और अंश जो कि आगे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इस तरह समायरा को पीछे खड़ा देख करके अर्जुन जो अंश से कहते हैं, तुम चलो, वैसे भी काफ़ी गुस्से में खामखा उसे डांट दोगे। अंश अर्जुन को घूरते हुए कहते हैं, डांटूंगा? अगर वो ज़्यादा नाटक की ना तो उठा कर लेकर जाऊंगा। तुम चलो अंदर, मैं देखता हूँ। वो अनु का हाथ समायरा के हाथ से ज़बरदस्ती छुड़ाते हुए कहते हैं, तुम अंदर जाओ। लेकिन अनु जो कि समायरा के हाथ को नहीं छोड़ना चाह रही थी, लेकिन अंश के दोबारा कहने पर वो चुपचाप उनकी बात मान जाती है और जल्दी से अंदर की तरफ चली गई थी। अंदर आकर के अर्जुन के साथ वो बैठते हुए पूछती है, ये भाई को अचानक से फिर क्या हो गया? ऐसे क्यों हो जाते हैं? वो थोड़ी देर ही खुश रहते हैं, उसके बाद से फिर गुस्सा हो जाते हैं। अर्जुन जो कि परेशान होकर कहते हैं, अब जो भी होने वाला है वो अच्छा नहीं है किसी के लिए भी। पता नहीं क्या पता चल गया अंश को। उनको बार बार यही लग रहा था कि कहीं अंश को प्रीति के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल गई ना, और कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें पता चला कि प्रीति के साथ जो भी कुछ हुआ था वो उनके अपने ही घर वाले किए थे। और अगर ये बात अंश को गलती से भी पता चली तो अंश क्या करेंगे अपने घर वालों का? ये बात सोच सोच कर ही अर्जुन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वह अनु को ज़ोर से हक करते हुए कहते हैं, जस्ट प्रे टू गॉड, बस वो जो करें अच्छा करें। और वाकई ही अब
अंश समारा को अपने कंधे पर उठाकर किसी गुड़िया की तरह लेकर आ रहे थे। समारा जो लगातार चिल्ला चिल्ला कर रोए जा रहे थे, लेकिन उनको ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता और उसको शांति से चुपचाप सीट पर बैठाते हुए कहते हैं, जैसे ये प्लेन चलना शुरू किया वो थोड़े से हाइट पर जाएगा, मैं बता रहा हूँ, नीचे फेंक दूंगा तुमको, और वो भी समंदर के अंदर। और इस बार आई एम नॉट किडिंग। चिल्लाने के अलावा कुछ आता है तुमको? समारा जो अपने मुंह पर दोनों हाथ रख करके अब रोना शुरू कर दी थी और उसे इस तरह देख करके अनुज भागकर समारा के बगल में जाती और उसको शांत करते हुए कहती है, प्लीज़ शांत हो जाओ। भाई जब गुस्से में होते हैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद है उनके सामने कोई रोए। ये सुनकर समारा जो अनु की तरफ देखकर धीरे से जाकर उसके कंधे पर अपने सिर को टिका ली थी। अर्जुन जो संभालते अंश को बैठाकर कहते हैं, अचानक से क्या हो गया तुझे? हाँ, और ऐसा क्या कर दिया तेरे घर वालों ने? अंश जो पीछे आराम से लीन होते हैं और टेबल पर अपने शू को रखते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता, बस वो लोग जो भी करने वाले हैं ना, अगर गलती से भी मुझे उन लोग की सच्चाई पता चली, सब के सब मर जाएंगे मेरे हाथों, और मैं सबको मारने के बाद खुद भी मर जाऊंगा। एक तो मेरी भोली भाली माँ, पता नहीं वो कब अपने आप को ठीक करेंगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कब उन्हें समझ में आएगा कि वो लोग कितने ज़्यादा टॉक्सिक है मेरी मॉम के लिए। आखिर कब तक अपने फैमिली के रेपुटेशन को बचाने के लिए खुद को उस आग में झुलसती रहेंगी। मैं बस जानना चाहता हूँ कि जयचंद्र मल्होत्रा और शेखर मल्होत्रा किस हद तक गिर चुके अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए। मुझे पता है उस गार्डन में जो भी कुछ है, अगर वो लोग इतना घबरा रहे हैं मुझसे, तो ज़रूर वो कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके बारे में मैं अब तक जानने की कोशिश में लगा हुआ था। और अगर उनकी कोई भी गलती अब मेरे सामने आई ना, तो मैं नहीं बख्शने वाला उन लोगों को। लेकिन इस वक्त जयचंद्र और शेखर, सावित्री और शालिनी किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। लेकिन तभी अर्जुन जो अंश की इन सारी बातों को समझकर इतना तो जान गए थे कि अगर अंश वहाँ पर अचानक से पहुँचे और अचानक से कुछ भी हुआ तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। वो नहीं चाहते थे कि अंश के हाथों किसी का भी खून हो। और उनके इस गुस्से को देखकर इतना तो समझ में आ रहा था अर्जुन को भी कि आज अगर उनके फैमिली में किसी भी मेंबर से, स्पेशली उनके अपने दादाजी, अपने डैड से कोई भी गलती हुई, तो आज अंश वाकई किसी को नहीं छोड़ेंगे। सारी बातों को सुनने के बाद अर्जुन ये फैसला लेते हैं कि किसी भी हालत में अब उन्हें इस बारे में इत्तला करना होगा शालिनी आंटी को और साथ ही अपनी मॉम को कि अब वो लोग वापस लौट रहे हैं। अचानक से अगर कुछ भी अंश के सामने हुआ तो वाकई ही जिस हद तक उनका गुस्सा बढ़ चुका है वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। अभी इस तरफ से अर्जुन ने गायत्री जी को टेक्स्ट किया था और दूसरी तरफ से सम्राट का फ़ोन आ जाता है शेखर मल्होत्रा को, और वो काफ़ी चिल्ड और हंसते हुए रिलैक्स वे में कहते हैं, कैसे हैं चाचा जी? इस तरफ से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और वहीं जयचंद्र जो काफ़ी गुस्से में फ़ोन को अपने कान पर लगाते हुए कहते हैं, सम्राट, तुम्हें पता है ना कि आज क्या होने वाला है, और फिर भी आज तुम यहाँ से निकल गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा दिमाग क्या खास चढ़ने गया है। हमें तुम्हारी ज़रूरत है, यहाँ पर आओ। तभी सम्राट हंसते हुए कहता है, मुझे नहीं मरना है आप लोगों की तरह, पागल थोड़ी ना हूँ मैं। जयचंद्र जो इसका मतलब नहीं समझ पाते। दूसरी तरफ से सम्राट जो समझाते हैं, क्या है ना, मुझे इतनी जल्दी मरने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि अब आप दोनों की मौत तो आ रही है। मैं नहीं चाहता कि उसमें मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊं। एक एक करके प्लेयर्स आएंगे तो खेलने में मज़ा आएगा। पहले उस हीरो को आप दोनों को खलास करने दीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा असल प्लेयर से लड़ने का मतलब क्या होता है। जब वो मुझसे हारेगा ना, कितना सुकून मिलेगा मुझे जब मैं उसकी बीवी को अपना बनाऊंगा, किसी भी कीमत पर, क्योंकि नायरा सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उनकी ऐसी पागल भरी हरकत को सुन करके जयचंद्र जोर से फ़ोन को ज़मीन पर पटकते हुए कहते हैं, मैं तो तंग आ जाऊंगा इस लड़के से। क्या हो गया इसे, और क्या वश में कर रखा है इस लड़की ने सबको। पहले वो सम्राट, उसके बाद से वंश। लेकिन तभी शेखर जो खड़े होकर के कांपते हुए कहते हैं, उसने कुछ और भी बोला, आपने सुना नहीं क्या बाबूजी? उसने बोला कि अंश वापस आ रहा है। तभी जयचंद्र जो कहते हैं, उसने अंश का नाम नहीं लिया, उसने मौत का नाम लिया। और एक मिनट, आपने ऐसा क्यों सोचा कि अंश आपको मारना चाहता है? क्या अभी सम्राट की बातों में आ गए?
ऐसा हो ही नहीं सकता, शेखर जो डरते हुए कहता है। लेकिन अगर उसे प्रीति के बारे में पता चला तो तो वो हमें तो मार देगा ना। जयचंद्र जो जोर से शेखर के मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, कितनी बार कहा है उस लड़की का नाम इस घर में नहीं लेंगे आप। हमने कितने मुश्किल से सारे सबूतों को ख़त्म किया है, आप क्या चाहते हैं? और वैसे भी अगर उसने हमारे साथ ऐसी कोई हाथापाई करने की कोशिश की तो हमें मजबूरन उसे मारना पड़ेगा। आने दीजिए आज। इस बारे में अगर उसने बात भी की ना तो हमारे गुस्से को झेल नहीं पाएगा आज अंश। तभी शेखर जो डरते हुए अपने घुटनों पर बैठकर कहते हैं, आपने तो कुछ नहीं किया था, जो किया था मैंने किया था गुस्से में आकर। वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन अब तक उसकी माँ के साथ मैंने जो भी कुछ किया उसके बाद से उसकी बहन के साथ, वो मुझे मार देगा बाबूजी। जयचंद्र जो शेखर को अहमियत देते हुए कहते हैं, ऐसे कैसे मार देगा, मैं भी देखता हूँ, इतनी भी हिम्मत नहीं आ गई उनमें। ये बोलकर जयचंद्र वापस अपने कमरे में तो चले गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें भी चैन की सांस नहीं आ रही थी। वो भी इस बात को जानते थे कि अंश को जब गुस्सा आता है तो वो किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं। नहीं पता था उन्हें कि अब रात में क्या होने वाला है। एक तरफ शेखर मल्होत्रा परेशान थे, दूसरी तरफ जयचंद्र, और वहीं कृष और तुषार भी। तुषार को कोई टेंशन नहीं थी, उसे तो बस अंश सर का ऑर्डर फॉलो करना था और वो अंश मल्होत्रा के नाम पर अपनी जान हाजिर रखता था हमेशा। लेकिन वहीं क्रिश जो अभी अभी बेचारे की लव स्टोरी शुरू हुई थी, वो इतने बड़े टैंट्रम्स को अभी अचानक से नहीं झेल पाएगा। वो अपने सर पर हाथ रखे हुए अपने बाल को धीरे धीरे खुजलाते हुए कहता है, मेरा क्या होगा, आज क्या होने वाला है? वो इतनी जल्दी क्यों वापस आ रहे हैं सर? और क्या पता चल गया होगा सर को? जो भी होगा, गार्डन में कैमरा तो मैंने नहीं लगाया ना, अब मेरा भी तो कुछ ना कुछ तो पक्का करेंगे, बैंड बजाएंगे सर मेरी। बस मुझे जिंदा छोड़ दीजिएगा, मैं भी एहसास करना चाहता हूँ मोहब्बत कैसी होती है। आखिर क्या छुपा रहे थे जयचंद्र शेखर मिल करके अंश मल्होत्रा से, और क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा वापस आकर के? क्या बच पाएगा कृष अपनी इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी? आइए जानते हैं इन सारी बातों का राज अगले चैप्टर में, और सुनते रहिए स्टोरी विद सौम्या के साथ शादी एक पनिशमेंट। आज तो मैंने